नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंपटीशन पावर में। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है? यानी परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार अपरिवर्तनशील साधनों की मात्रा को स्थिर रखते हुए जब परिवर्तनशील साधनों की और अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो एक ऐसा बिंदु आता है जिसके बाद में पहले सीमांत उत्पादन, फिर औसत उत्पादन और अंत में बिल्कुल कुल उत्पादन घटना स्टार्ट हो जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? जो परिवर्तनशील सिद्धांत है, जो अपरिवर्तनशील साधन है उनकी मात्रा को स्थिर रखना है और जब परिवर्तनशील साधनों की और अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, यानी जो अपरिवर्तनशील है उनको स्थिर रखना है, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है और जो परिवर्तनशील साधन है उनकी और अधिक यानी इकाइयाँ प्रयोग करनी है। उसके बाद में एक लगातार उसको जब प्रयोग किया जाएगा तो एक ऐसा बिंदु आ जाएगा जिसके बाद में पहले सीमांत उत्पादन कम होगा, फिर औसत उत्पादन कम होगा और लास्ट में क्या होगा? कुल उत्पादन घटना प्रारंभ हो जाता है। तो यही क्या है? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य किफ़ायतें। बाह्य किफ़ायतें क्या हैं? बाह्य किफ़ायतें वे हैं जो किसी फर्म को उस समय उपलब्ध होती हैं जब समस्त उद्योग का उत्पादन बढ़ता है। यानी बाह्य यानी बाहरी किफ़ायतें वे हैं जो किसी फर्म को उस समय उपलब्ध होती हैं जब समस्त साधन का उत्पादन बढ़ता है, यानी समस्त उद्योग का उत्पादन बढ़ता है। नेक्स्ट, आंतरिक किफ़ायतें क्या होती हैं? अभी हमने बाह्य किफ़ायतों की बात की, अब ये आंतरिक किफ़ायतें हैं। आंतरिक किफ़ायतें क्या होती हैं? आंतरिक किफ़ायतें वे हैं जो किसी एक फर्म को ही प्राप्त होती हैं और उनका अन्य फर्मों के कार्यों से कोई संबंध नहीं होता है। यानी आंतरिक किफ़ायतें वे होती हैं जो किसी एक फर्म को ही प्राप्त होती हैं और उनका अन्य फर्मों से, जो फर्मों के जो कार्य हैं उनसे कोई उसका संबंध नहीं होता। वे उस फर्म के उत्पादन के पैमाने के विस्तार का परिणाम होती है। यानी उस फर्म का जो उत्पादन का पैमाना उसका बहुत ज़्यादा विस्तार किया जाता है और उसी का वो क्या होती हैं? परिणाम होती हैं और तब तक उपलब्ध नहीं होती जब तक कि उत्पादन नहीं बढ़ता है। यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब है जो आंतरिक किफ़ायतें हैं वो एक ही फर्म को प्राप्त होती हैं, उसका अन्य फर्मों के कार्यों से कोई संबंध नहीं होता है। वे उस फर्म के उत्पादन के पैमाने का जब बहुत बड़े लेवल पे उसका उत्पादन किया जाता है तो उसका वो रिजल्ट होती हैं और ये तब तक नहीं प्राप्त होती जब तक उत्पादन नहीं बढ़ता है। और बाह्य किफ़ायतें क्या थी? वे उस समय फर्म को उपलब्ध होती हैं जब समस्त उद्योग का उत्पादन बढ़ता है। ध्यान देना यहाँ पे, बाह्य किफ़ायतों में क्या है कि समस्त की बात की गई, यानी बाह्य में समस्त उद्योग का उत्पादन बढ़ता है और आंतरिक किफ़ायतों में क्या होता है? उसी फर्म का, यानी एक ही फर्म का उत्पादन इन्होंने बताया है बढ़ता है। यानी एक तो इसमें दोनों में अंतर है। बाह्य किफ़ायत यानी समस्त उद्योग और आंतरिक किफ़ायतें यानी एक फर्म के लिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। एक साधन के प्रतिफल का अर्थ क्या होता है? यानी जो साधन है उसका जो प्रतिफल है तो उसका अर्थ क्या है? एक साधन के प्रतिफल का अर्थ केवल एक आगत की मात्रा में भौतिक यानी परिवर्तन जो होगा, ये केवल एक आगत की मात्रा में परिवर्तन से भौतिक उत्पादन में परिवर्तन यदि अन्य आगतें स्थिर हों। यानी एक साधन के प्रतिफल का अर्थ है केवल एक आगत की जो मात्रा में परिवर्तन से भौतिक उत्पादन में परिवर्तन, यानी कोई आगत है उसकी मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है तो भौतिक उत्पादन में जो परिवर्तन होता है और जबकि क्या हो, अन्य जो आगतें हैं वो स्थिर रहें। नेक्स्ट है पैमाने के प्रतिफल से क्या अभिप्राय है? यानी पैमाने का प्रतिफल क्या होता है?
पैमाने के प्रतिफल से अभिप्राय है सभी आगतों में एक साथ और एक ही अनुपात में परिवर्तन करने से भौतिक उत्पादन में परिवर्तन। तो ध्यान देने योग्य है, अभी हमने बाह्य किफ़ायतें फिर आंतरिक किफ़ायतों की बात की। बाह्य किफ़ायतों में समस्त उद्योग के उत्पादन की बात की गई और आंतरिक में केवल एक फर्म की बात की गई। पैमाने के प्रतिफल अब यहाँ पे है, तो इसमें क्या है, सभी आगतों में एक साथ और एक ही अनुपात में यानी एक ही रेशियो में उनका क्या हो, परिवर्तन हो रहा है, जिससे उनका भौतिक उत्पादन में परिवर्तन होता है। तो इसी को हम पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के क्या कारण हो सकते हैं, यानी पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। तो इसमें इसके लिए क्या होता है, आगतों का विशिष्टीकरण होना चाहिए, मशीनों व साज सामान का कुशल प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें देखते हैं आगे पॉइंट जो दिया गया है, उसका बड़े आकार की आगत द्वारा अनुपात से अधिक उत्पादन करने की संभावना हो आदि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के कारण हो सकते हैं। यानी जो बढ़ते हुए प्रतिफल के क्या कारण हो सकते हैं, आगतों का विशिष्टीकरण हो, मशीनों व साज सामान का कुशल उपयोग हो, बड़े आकार की आगत द्वारा अनुपात से अधिक उत्पादन करने की संभावना हो। यानी जो बड़े आकार की आगत है वो अनुपात से अधिक यानी ज़्यादा उत्पादन की संभावना हो। तो ये सभी कारण हम जो पॉइंट दिए गए हैं वो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के कारण हो सकते हैं। परिवर्ती अनुपातों के नियम की पूर्व धारणाएं क्या हैं, यानी परिवर्ती अनुपातों के नियम की पूर्व धारणाएं क्या हैं। तो इसमें दिया गया है परिवर्ती अनुपातों के नियम धारणाएं जो निम्न हैं, स्थिर प्रौद्योगिकी, दूसरा है आगतों के अनुपात में परिवर्तन संभव, तीसरा है केवल एक साधन की मात्रा में वृद्धि व बाकी अन्य के साधनों को स्थिर रखना। तो परिवर्ती अनुपातों के नियम की धारणाएं क्या हैं। नंबर 1 स्थिर प्रौद्योगिकी है, आगतों के अनुपात में परिवर्तन संभव होता है, केवल एक साधन की मात्रा में वृद्धि तथा बाकी जो साधन है वो स्थिर रहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सम उत्पाद वक्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो सम उत्पाद वक्र की विशेषताएं दी गई हैं, यह उत्तल होता है, यानी सम उत्पाद वक्र कैसा होता है, उत्तल होता है। यह दाएं हाथ को नीचे ढलवा होता है, यानी दाईं ओर ये नीचे ढलवा होता है। दो समोत्पाद वक्र एक दूसरे को काटते नहीं। जो समोत्पाद वक्र होते हैं वो उत्तल होते हैं, ये दाएं को नीचे ढलवा होता है, और दो समोत्पाद वक्र कभी भी एक दूसरे को वो क्रॉस नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर, सीमांत लागत यानी एमसी वक्र और औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर ही क्यों काटता है। यानी जो एमसी वक्र है वो एसी वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर ही क्यों काटता है। तो ध्यान से इसको देखते हैं। न्यूनतम बिंदु पर औसत लागत न तो गिरती है और ना ही बढ़ती है, औसत लागत स्थिर रहती है। औसत लागत उसी अवस्था में स्थिर रहती है जब सीमांत लागत भी स्थिर हो। ऐसा एमसी वक्र और एसी वक्र के प्रतिच्छेदन बिंदु पर ही संभव है। अतः एमसी वक्र एसी वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर ही काटता है। यानी कहने का मतलब है एमसी वक्र और औसत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर ये एमसी वक्र क्यों काटता है। न्यूनतम बिंदु औसत लागत, यानी न्यूनतम बिंदु पर क्या होता है, औसत लागत ना तो गिरती है और ना ही वो बढ़ती है। औसत लागत वहाँ पे क्या रहती है, स्थिर होती है, और औसत लागत उसी अवस्था में स्थिर भी रहती है जब सीमांत लागत भी स्थिर हो। ऐसा एमसी वक्र और एसी वक्र के प्रतिच्छेदन बिंदु यानी जो क्रॉस बिंदु है वहीं पर संभव होता है। अतः हम कह सकते हैं कि एमसी वक्र एसी वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर ही काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। दीर्घकालीन सीमांत लागत यानी इसको एलएमसी और दीर्घकालीन औसत लागत यानी एलएसी, तो इनमें आपस में दोनों में क्या संबंध है। तो इनमें पहला संबंध जो दिया गया है वो एलएमसी
स्मॉल देन होता है LAC, यानी LAC ग्रेटर देन LMC से, तो LAC क्या है, गिरती है। दूसरा है यदि LMC इज इक्वल LAC, तो यहाँ पर क्या होता है, LAC स्थिर रहती है। तीसरा जो पॉइंट बनता है LMC ग्रेटर देन LAC, तो यहाँ पर LAC क्या है, बढ़ता है। ध्यान से देख लेते हैं। पहला जो पॉइंट हमने दिया है, दिखा है कि LMC क्या है, वो LAC से स्मॉल है, यानी यहाँ पर LAC गिरता हुआ है और LMC LAC से इक्वल है। LAC तो स्थिर रहता है यहाँ पे। और तीसरे पॉइंट में LMC यानी दीर्घकालीन सीमांत लागत जो है वो औसत लागत से क्या है, अधिक है, तो यहाँ पर औसत तो दीर्घकालीन औसत लागत बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक साधन के प्रतिफल तथा पैमाने के प्रतिफल में संबंध की विवेचना किन मान्यताओं के आधार पर कर सकते हैं। यानी एक साधन के प्रतिफल तथा पैमाने के प्रतिफल में विवेचना करनी है संबंधों के बीच में। तो साधन के प्रतिफल व पैमाने प्रतिफल में विवेचना इस प्रकार दी गई है। उत्पादन के केवल दो साधन श्रम और पूंजी हैं। यानी उत्पादन के कितने साधन हैं, प्रतिफल और पैमाने के संबंध बताने के लिए केवल दो साधन हैं, श्रम तथा पूंजी। श्रम परिवर्तनशील साधन है, यानी श्रम में परिवर्तन किया जा सकता है, और पूंजी स्थिर साधन है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और उत्पादन फलन समरूप है। तो इसका मतलब हुआ जो एक साधन का प्रतिफल है और पैमाने के प्रतिफल में संबंध क्या है कि दो ही साधन उत्पादन के हैं, श्रम और पूंजी हैं। श्रम परिवर्तनशील साधन है और पूंजी स्थिर साधन है। और तीसरा है उत्पादन फलन कैसा है, समरूप है। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्म के संतुलन के लिए दो आवश्यक शर्तें क्या हैं। यानी फर्म के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो फर्म के संतुलन के लिए निम्न दो आवश्यक शर्तें दी गई हैं। नंबर 1, सम लागत रेखा का ढलान सम मात्रा वक्र के ढलान के बराबर हो। यानी फर्म का संतुलन वहाँ पे होता है जहाँ पर सम लागत रेखा का ढलान सम मात्रा वक्र के ढलान के बराबर हो। और दूसरा पॉइंट दिया गया है संतुलन की स्थिरता जो है के लिए संतुलन बिंदु पर पूंजी के लिए श्रम की तकनीकी स्थानापन्नता की सीमांत दर घटती हुई होनी चाहिए। यानी फर्म के संतुलन के लिए दो पॉइंट आवश्यक हैं। पहली जो शर्त है सम लागत रेखा का ढलान सम मात्रा वक्र के ढलान के बराबर होना चाहिए। और दूसरा है संतुलन की स्थिरता के लिए संतुलन बिंदु पर पूंजी के लिए श्रम की जो तकनीकी स्थानापन्नता की सीमांत दर घटती हुई होनी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। और 13 नंबर से आगे के क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में देंगे।